हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हमारा जो 5th चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन, इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण, कैटेलिस्ट एंड कैटेलाइजेशन। इससे पहले अपने अधिशोषण के बारे में पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड है। अधिशोषण जो पढ़ा था उसी से ये रिलेटेड है, संबंधित है। सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, पृष्ठीय गुण है। तो सबसे पहले हम उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं? मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाती है। इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2NH3 आ जाएगा, यहाँ 3H2 आ जाएगा। ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया अगर हम एक पात्र में नाइट्रोजन गैस लें और हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो ये दोनों बहुत मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। ये अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है, मंद गति से, बहुत टाइम लग जाता है। आप 5-5, 10-10 घंटे बैठे रहोगे, बहुत कम अमोनिया बनेगी। मतलब अभिक्रिया की गति क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है, कम है। अब इसी अभिक्रिया में मैं क्या करता हूं, उस पात्र में थोड़ा सा पिसा हुआ चूर्ण डाल देता हूं, आयरन चूर्ण डाल देता हूं, पिसा हुआ Fe चूर्ण। और जैसे ही मैं Fe चूर्ण डालता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि ये अभिक्रिया तीव्र गति से, हमें अमोनिया की जो प्राप्ति है वो तीव्र गति से होने लग जाती है, तीव्र गति से। और सारा का सारा जो क्रिया कारक है वो किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। और लास्ट में अभिक्रिया के अंत में ये आयरन जो चूर्ण है ये हमको एज इट प्राप्त हो जाता है, जैसा हमने डाला था वैसे के वैसे प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब आयरन चूर्ण ऐसा पदार्थ है जिसने क्या किया, इन दोनों की क्रिया करने की गति को बढ़ा दिया, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया, लेकिन स्वयं में इसमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आयरन चूर्ण लास्ट में अभिक्रिया के अंत में हमको ऐसा क्या ऐसा मिल गया, इसने खुद ने इनसे क्रिया नहीं की, कोई नया पदार्थ नहीं बनाया। तो यहां पर इस आयरन चूर्ण को हम क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट। तो समझ में आया, कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं? वे बाह्य पदार्थ, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वे बाह्य पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्प्रेरक। अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरकों के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब अभिक्रिया होती है तो उसमें उत्प्रेरक के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उत्प्रेरक की डेफिनेशन क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह बाह्य पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया की गति को, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है।
उत्प्रेरक कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है भाई। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह बाह्य पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी उत्प्रेरक के द्रव्यमान व संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है भाई, ये तो हो गए उत्प्रेरक की डेफिनेशन। अब आता है उत्प्रेरण। एक शब्द आता है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण किसे कहते हैं? कैटेलाइजेशन, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण किसे कहते हैं? किसी उत्प्रेरण क्या है? किसी उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की परिघटना, परिवर्तित करने की परिघटना या प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। तो समझ में आया? देखो, उत्प्रेरक तो क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह बाह्य पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, वो कहलाता है उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक का जो द्रव्यमान और संगठन है वो अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद भी नहीं बदलता, हमको उत्प्रेरक लास्ट में एज इट प्राप्त हो जाता है। उत्प्रेरण क्या किसे कहते हैं? किसी उत्प्रेरक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की प्रक्रिया या परिघटना कहलाती है उत्प्रेरण। ठीक है। अब देखो उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मिटा लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया तो। अब देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उत्प्रेरक क्या करते हैं जिसके द्वारा अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। देखो, अगर कोई अभिक्रिया होती है, एक ग्राफ द्वारा समझते हैं, तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की प्रगति, ये तो है अभिक्रिया की प्रगति इधर एक्स अक्ष पर, और यहां ले लेते हैं इनकी ऊर्जा, क्रियाकारक उत्पादों की ऊर्जा। तो प्रारंभ में मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी, दो पदार्थ है, वो सी प्लस डी बना रहे हैं, उत्पाद। ए प्लस बी क्रियाकारक है, ये सी प्लस डी बना रहे हैं। तो ए प्लस बी की खुद की कुछ ऊर्जा होगी, आंतरिक ऊर्जा जो रहती है। तो यहां पर ए प्लस बी मान लो ये ऊर्जा है, ये होता है। अभिक्रिया के लिए ग्राफ बनाया जाता है वो ये बनाया जाता है। प्रारंभ में जो आपके क्रियाकारक होते हैं ए प्लस बी, ई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की क्रियाकारकों की एनर्जी ए प्लस बी की, ए प्लस बी की एनर्जी बढ़ती है।
ए प्लस बी की जब एनर्जी बढ़ती है और ये एनर्जी अधिकतम हो जाती है, उस स्टेज पर पहुंच जाती है जहां पर ए और बी के मध्य बंध बन जाता है, या ए और बी मिलकर एक सक्रियत संकुल बनाते हैं। सक्रियत संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों का सक्रियत संकुल तक पहुंचना आवश्यक है। जैसे ही क्रिया कारक सक्रियत संकुल तक पहुंचते हैं तो ये समझ लीजिए अब आपकी अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यहीं तक सबसे अधिक जोर आता है, क्योंकि इनको एनर्जी प्राप्त करनी होती है, इनकी एनर्जी बढ़ती है। अब क्रिया कारकों के लिए आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा ये ऊर्जा चाहिए क्रिया कारकों को। ये ऊर्जा की मात्रा हो गई, इस ऊर्जा को बोलते हैं EA, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। EA, इसको EA1 लिखता हूं। ये एनर्जी चाहिए क्रिया कारकों को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा जो उसे सक्रियत संकुल में बदल देती है, उस ऊर्जा को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है? सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? क्रिया कारकों को सक्रियत संकुल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जब एक बार सक्रिय संकुल बन जाता है उसके बाद फिर इनकी एनर्जी कम होने लगती है और ये किस में बदल जाते हैं? उत्पाद में। ये जो एनर्जी C+D, यहां पर C+D मिल गया, ये आपकी E प्रोडक्ट होगी, ये E रिएक्टेंट, ये E प्रोडक्ट। अब देखिए ये तो क्या हो गई? बिना उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये पथ हो गया अभिक्रिया का। ये अभिक्रिया का क्या है? पथ है। पहले ऊर्जा बढ़ती है फिर कम होती है, बीच में क्या बनता है? सक्रियत संकुल, जिसकी एनर्जी सबसे अधिक होती है, अनस्टेबल होता है। अब इस अभिक्रिया में यदि मैं उत्प्रेरक डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं? उत्प्रेरक डाल देता हूं। उत्प्रेरक डालने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया का पथ बदल जाएगा। इस अभिक्रिया का जो पथ है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, पथ छोटा हो जाता है। उत्प्रेरक क्या करता है? इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देता है और ये पथ बदल गया। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी सही है? ये EA2, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार बदलता है? वो अभिक्रिया के पथ को परिवर्तित कर देता है, तो उसके लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है? कम। देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना? ये ग्राफ किसमें? उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और वो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हुआ? अभिक्रिया तो वैसे ही प्रारंभ हुई A+B से, लेकिन इसने पथ को छोटा कर दिया, या यूं कहें कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो सक्रिय ऊर्जा का मान है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो ये सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
तो इस प्रकार से ये क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। ये ग्राफ बना लीजिए, उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया के वेग परिवर्तन का या उत्प्रेरक की क्रिया विधि का यही ग्राफ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे, इसका मैं एक एग्जांपल और बताता हूं कि किस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा को कम करता है एक अभिक्रिया के द्वारा। देखिए आप, एक अभिक्रिया है पोटेशियम क्लोराइड KClO3। पोटेशियम क्लोराइड का जो विघटन होता है KCl और ऑक्सीजन में, संतुलित करेंगे इसको। यहाँ 2 KClO3, ये 2 KCl और ये 3O2, ये ऑक्सीजन गैस नहीं। अगर इस अभिक्रिया को अपन विदाउट उत्प्रेरक कराए, बिना उत्प्रेरक के कराए, तो इस अभिक्रिया के लिए हमें उच्च ताप चाहिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यह अभिक्रिया किस ताप पर संपन्न होती है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब ताप ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान क्या है? अधिक है। अब इसी अभिक्रिया को मैं अगर एक उत्प्रेरक है इसका MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसकी उपस्थिति में कराता हूं तो ये लगभग 338 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाती है और उत्पाद हुए 2 KCl प्लस 3O2। तो यहां देखिए, अगर उत्प्रेरक नहीं है तो अभिक्रिया को उच्च ताप देना पड़ रहा है, हमको ताप ज्यादा देना पड़ रहा है, जब जाके अभिक्रिया हो रही है। और जैसे ही उत्प्रेरक डाला तो कम ताप पर अभिक्रिया होने लग गई तेजी से। तो इससे पता लग रहा है कि ये ऊर्जा की मात्रा को क्या कर रही है? सक्रियण ऊर्जा को भी कम कर रही है, तभी तो ताप कम देना पड़ रहा है हमको। ठीक है भाई, ये एक और एग्जांपल हो गया किसका? उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक की क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार है। उत्प्रेरक के प्रकार, ये वाला जो टॉपिक है ये आपने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा है, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। उत्प्रेरक टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरक के जो प्रकार है लगभग 5 प्रकार का है। ये 5 भागों में इसको बांटा गया है। 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। पॉजिटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं वेग को, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब और ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है धनात्मक उत्प्रेरण। इस प्रक्रिया को या इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं? धनात्मक उत्प्रेरण। और ये कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। इसका एग्जाम्पल देखें तो अभी अपन ने देखा था N2 + 3H2
इज गिव टू 2NH3। इसमें आयरन चूर्ण अपन ने डाला था, तो यहाँ पे आयरन चूर्ण किसका कार्य कर रहा है? धनात्मक उत्प्रेरक का। या एक और एग्जांपल देखा था अभी अपन ने इससे पहले ही, 2KClO3 मैग्नीज ऑक्साइड डाल दिया, 338 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया हो जाती है और ये 2KCl प्लस 3O2 में बदल जाता है। तो ये दोनों ही किसका कार्य कर रहे हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का। इसलिए इनको बोलते हैं अपन धनात्मक उत्प्रेरक। ये आपके क्या हो गए? धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा आता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसी में बता देता हूं, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना इसका। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे और ये वाला चेंज। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो कि अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, तो वे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, कम हो जाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण। इस परिघटना को या इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण। किसी उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया के वेग में कमी करना, वो कहलाता है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है भाई। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा था आपने। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपन एयर में छोड़ देते हैं तो ये H2 और O2 में टूट जाता है। ठीक है भाई, यह अभिक्रिया पड़ी थी ना, इसका विघटन हो जाता है इजीली। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इजीली ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। ठीक है भाई। अब इसमें अपन क्या करते हैं? इसके विघटन को रोकने के लिए, क्योंकि हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए। मान लिया आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड रख रखा है, तो वो तो क्या है, वातावरण से में अपघटित होता जाएगा, अपने आप ही स्वतः ही जल में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इस चीज को हमें रोकना है। अब इस चीज को हमको रोकना है तो हम इसमें क्या करते हैं? एक पदार्थ होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, इसमें ग्लिसरॉल डाल देते हैं। इसमें क्या करते हैं? ग्लिसरॉल डाल देते हैं। ये ग्लिसरॉल क्या करता है? इस अभिक्रिया की गति को कम कर देता है। अर्थात अब की बार ये सक्रिय ऊर्जा के मान की बढ़ा रहा है। सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ा रहा है, अभिक्रिया का पथ जो परिवर्तित कर रहा है ना, वो बड़ा कर दिया। पहले पथ क्या किया था? छोटा। अब के पथ क्या कर देता है? धनात्मक उत्प्रेरक तो पथ को छोटा कर रहा था, ऋणात्मक उत्प्रेरक पथ को बड़ा कर देता है। तो सक्रिय ऊर्जा ज्यादा चाहिए अभिक्रिया को होने के लिए। इसलिए ये ग्लिसरॉल है जो किसका कार्य कर रहा है? यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का। अभिक्रिया जब मंद गति से होगा तो इसका विघटन नहीं होगा जल्दी, तो हमें ये सुरक्षित मिल जाएगा। इसको सुरक्षित रखने के लिए ग्लिसरॉल मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तीसरा आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो प्रकार है वो है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है उस पर, स्वतः उत्प्रेरक। तीसरा प्रकार क्या है? स्वतः उत्प्रेरक। ऑटो कैटेलिस्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑटो कैटेलिस्ट। स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है? देखो, कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा होता है कि जब तक उत्पाद नहीं बनता तब तक तो अभिक्रिया का वेग कम होता है, अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही है। लेकिन एक बार जब उत्पाद बन जाता है तो उत्पाद ही स्वयं ही किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का, और उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। मतलब जब अभिक्रिया में उपस्थित, अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया
अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है तो उस उत्पाद को स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं और इस परिघटना को क्या बोलते हैं? स्वतः उत्प्रेरण। और इस परिघटना को स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। तो चीज आई समझ में कि जब अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उस उत्पाद को अपन क्या बोलते हैं? स्वतः उत्प्रेरक। जैसे ध्यान दीजिए, आपका एक अभिक्रिया है एथिल एसीटेट। क्या है? एथिल एसीटेट CH3 COOC2H5 एथिल एसीटेट। ठीक है भाई। इस एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन होता है तो इस जल अपघटन में जो अम्ल होते हैं ना, वो अगर ये अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा जाए तो तेजी से होता है। तो इसका जल अपघटन करा रहे हैं हम, तो जैसे इस अभिक्रिया में जल अपघटन के फलस्वरूप क्या होगा? ये यहां से टूटेगा, एक तरफ तो OH जुड़ेंगे और एक तरफ H, तो एक तो हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल CH3COH एसिटिक अम्ल, और दूसरा हमें प्राप्त होगा C2H5OH एथिल अल्कोहल। हाँ भाई, तो यहां पर क्या होता है? जैसे ये एसिटिक अम्ल बनता है, ये एसिटिक अम्ल बन रहा है, H+ आयन देगा, तो H+ आयन की उपस्थिति में ये अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया तेजी से होने लग जाती है। एसिटिक अम्ल के बनते ही अभिक्रिया क्या होती है? तेजी से, क्योंकि ये अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया। अम्लों द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो एसिटिक अम्ल भी क्या है? अम्ल है, H+ आयन दे सकता है, जैसे इसको H+ आयन मिलेगा तो ये अभिक्रिया तेजी से होने लग जाएगी। ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, उस उत्प्रेरक को बोलते हैं, उस उत्पाद को बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक, और इस परिघटना को क्या बोलते हैं? स्वतः उत्प्रेरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला डालते हैं अपन। अगला जो प्रकार है वो है आपका इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरक। क्या है? प्रेरित उत्प्रेरक। चौथा प्रकार प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या है? कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो दूसरी अभिक्रिया के द्वारा उनका वेग क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है, उनके वेग परिवर्तित हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। पहले मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम सल्फाइड है जो, इसका अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं
तो हमको इजीली Na2SO4 मिल जाता है, सोडियम सल्फेट मिल जाता है हमको। ये अभिक्रिया इजीली हो जाती है, ठीक है। अब ऐसी दूसरी अभिक्रिया है Na3 सोडियम आर्सेनाइड AsO3। इस अभिक्रिया को कराते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं होती, ये अभिक्रिया नहीं होती। ये अभिक्रिया तो हो रही है और ये अभिक्रिया नहीं हो रही, लेकिन अगर हम इन दोनों को मिलाकर एक साथ अभिक्रिया कराएं तो इस अभिक्रिया के उत्प्रेरण से ये अभिक्रिया भी होने लग जाएगी, सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। देखिए कैसे, Na2SO3 प्लस Na3AsO3 प्लस O2। तो देखो ये अभिक्रिया तो इजीली होगी, तो इसके प्रेरण से ये अभिक्रिया भी हो जाएगी, इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो हमको दोनों उत्पाद मिल जाएंगे, Na2SO4 Na3AsO4। ये तो चीज आई समझ में। जब किसी एक अभिक्रिया के द्वारा दूसरी अभिक्रिया का वेग प्रेरित हो जाता है, दूसरी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। भाई इससे इसको प्रेरणा मिल रही है, इसके कारण इसका वेग बढ़ रहा है और ये अभिक्रिया को हमको उत्पाद मिल रहा है। अगर अकेला कराता तो ये उत्पाद नहीं मिलता हमको इसमें, लेकिन इसके साथ कराने से ये अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। कुछ अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली दूसरी अभिक्रिया के द्वारा प्रेरित होता है। इसे ही प्रेरित होता है, इसे ही प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है भाई, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रेरित उत्प्रेरक, ये वाली अभिक्रिया। आ गया प्रेरित उत्प्रेरक समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, देख लीजिए इसको ध्यान से। फिर बता देता हूं प्रेरित उत्प्रेरक क्या है। कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि एक अभिक्रिया का वेग दूसरी अभिक्रिया के द्वारा प्रेरित होता है। इन दोनों को एक साथ कराया तो अभिक्रिया हो गई, अगर अलग अलग कराते तो नहीं होती, ये वाली अभिक्रिया नहीं होती। तो इस अभिक्रिया का वेग किसके द्वारा प्रेरित हुआ है, इस अभिक्रिया के द्वारा। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, पांचवा प्रकार इसका, उत्प्रेरकों का पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक, बायो कैटेलिस्ट, क्या बोलते हैं, बायो कैटेलिस्ट। जैव उत्प्रेरक क्या है, वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक, जीवों के अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं, सजीवों के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित
उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जैव उत्प्रेरकों को हम एंजाइम भी कहते हैं। जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? एंजाइम। इन्हें एंजाइम भी कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे आपका जो माल्टोज शर्करा है, माल्टोज शर्करा के अपघटन के लिए माल्टेज एंजाइम काम में आता है। ये माल्टेज एंजाइम क्या करता है? माल्टोज शर्करा को किस में बदल देता है? ग्लूकोज के दो अणुओं में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जल अपघटन कर देता है। इसका क्या कर देता है? जल अपघटन, ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त हो जाते हैं। या प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन, या ट्रिप्सिन एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन है, पेप्सिन भी है। प्रोटीन को पेप्सिन या ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स में तोड़ देता है। पेप्टोन्स में पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन्स में पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक है ना? तो ये जो जीवों के शरीर के अंदर जितने भी, हमारे शरीर के अंदर भी हजारों रिएक्शन हो रही है, हजारों लाखों रिएक्शन हो रही है। आप देखोगे श्वसन में भी अलग रिएक्शन होती है, बहुत सारे पदार्थ टूटते हैं भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वहां पर भी बहुत सारी क्रियाएं होती है। भोजन का पाचन होता है, वहां पर भी बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो उन सब क्रियाओं में जो पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, वो पदार्थ क्या कहलाता है? जैव उत्प्रेरक। उसी को अपन क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक ही क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है? तो ये आपके क्या हो गए? उत्प्रेरकों के प्रकार। ये आपके उत्प्रेरकों के प्रकार कंप्लीट हो गए। 5 प्रकार के होते हैं: धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। धनात्मक वेग को बढ़ाएगा, ऋणात्मक वेग को कम करेगा। प्रेरित उत्प्रेरक में एक अभिक्रिया की उपस्थिति में दूसरी अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। स्वतः उत्प्रेरक में उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, और जो जैव उत्प्रेरक है वो जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कौन कौन से पदार्थ है जो प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार के होते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है उत्प्रेरक वर्धक। पहला जो पदार्थ है उत्प्रेरक वर्धक। कैटलिस्ट प्रोमोटर, इसको अपन बोल देते हैं कैटलिस्ट प्रोमोटर या कैटलिस्ट एक्टिवेटर, कुछ भी बोल सकते हैं। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको मिलाने से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग और अधिक बढ़ जाएगा। उन पदार्थों को अपन बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं,
बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। अब देखो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे हैं जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद उत्प्रेरक है, ये स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते, ये स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, स्वयं उत्प्रेरक नहीं है, नहीं करते। बस ये तो क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को परिवर्तित कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को परिवर्तित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक अभिक्रिया देखी थी, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, N2 + 3H2। इसमें आयरन चूर्ण के साथ, आयरन चूर्ण है, इसके साथ में मोलिब्डेनम और मिला दूं, क्या मिला दूं, मोलिब्डेनम, तो ये अभिक्रिया का वेग और तेज हो जाएगा, अभिक्रिया और तेजी से हो जाएगी। तो यहां पर जो मोलिब्डेनम है, इसको नीचे लिख देता हूं, मोलिब्डेनम इस आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। मोलिब्डेनम स्वयं उत्प्रेरक नहीं है। अगर मान लो मैं यहां से आयरन चूर्ण को हटा दूं, आयरन चूर्ण हटा दिया और मैं मोलिब्डेनम डालूं इस अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभिक्रिया धीमी गति से ही होगी। मोलिब्डेनम तो क्या कर रहा है, केवल इस आयरन चूर्ण की अभिक्रिया, अब इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, आयरन चूर्ण की क्रियाशीलता को। अब इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है, Fe चूर्ण तो क्या है, उत्प्रेरक, और ये क्या है, उत्प्रेरक वर्धक। आ गया समझ में? उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे हैं वही क्या है, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, दूसरा देखते हैं। उत्प्रेरक विष, कैटलिस्ट पॉइजन, उत्प्रेरक विष, जो उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करे, या उत्प्रेरक मंदक भी बोल देते हैं इनको। उत्प्रेरक विष है, उत्प्रेरक मंदक है। वे पदार्थ, नाम से पता लग रहा है इसका कि ये इसकी क्रियाशीलता को कम करेंगे। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, मंद कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष या मंदक कहलाते हैं। वही, ये स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं कर रही है, ऋणात्मक उत्प्रेरक नहीं है। जैसे ये धनात्मक उत्प्रेरक नहीं है, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक नहीं है, ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही अभिक्रिया नाइट्रोजन + 3H2 is given to 2NH3। इस अभिक्रिया में आयरन चूर्ण डाला हुआ है, अगर इसमें मैं कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दूं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाने से आयरन चूर्ण की क्रियाशीलता घट जाएगी। आयरन चूर्ण की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब आयरन चूर्ण की क्रियाशीलता घटी, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घट गई, तो ये इस अभिक्रिया के वेग को भी क्या कर देंगे, मंद कर देंगे, अभिक्रिया के वेग को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहां पर जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक विष। कार्बन मोनोऑक्साइड किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। और देखो एग्जांपल, जैसे एल्केनोइल क्लोराइड है, RCOCl, ये क्लोरीन है, एल्केनोइल क्लोराइड। एल्केनोइल क्लोराइड का हम अपचयन करते हैं, हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करते हैं, तो इस अभिक्रिया में हमें जो प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड कैसे, यहां से एक HCl तो निकल जाएगा,
और यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। ये आपका क्या आ गया, एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक में PD प्लस BaSO4 को यूज में लेते हैं। PD, तो यहां पर PD तो किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का। PD तो किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का, पैलेडियम है जो। और BaSO4 किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक विष का। ये BaSO4 क्या करता है, पैलेडियम की क्रियाशीलता को कम कर देता है, तो ये अभिक्रिया धीमी गति से होती है, वरना इसका अपचयन होता चला जाएगा आगे भी, इसका अपचयन आगे भी हो जाएगा, ये ऑक्सीजन भी निकल सकती है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को लिमिटेड, सीमित अपचयन करने के लिए BaSO4 यहाँ उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है, जो इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है। तो ये आपके क्या हो गए, इसके अब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थों की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हो गए। इनमें से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अभिक्रिया दे देता है, पूछ लेता है, या एग्जांपल दे देता है, डेफिनेशन दे देता है, यही आते हैं इसमें से। अगला जो अपना टॉपिक चलेगा वो चलेगा उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण तो पता लग गया, किसी उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। अगले उसमें अपन पढ़ेंगे कि उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, वो कैसे संपन्न होता है। अच्छा टॉपिक है, तो उसको पढ़ना है अपन को आगे। आज के लिए इतना काफी है, बाय।